हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया होंगे। और अपना उदाहरण संख्या 1 से 5 तक हमने पिछली क्लास में देख लिया था। आज बात करने वाले हैं चतुर्भुज चैप्टर पार्ट 8 की, जिसमें हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 की। सारे ही क्वेश्चन जबरदस्त इंपॉर्टेंट हैं, तो बिल्कुल ध्यान से फोकस के साथ ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विथ फुली ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट के साथ। मतलब कि यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को KG to 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लेना पड़ता है। सब कुछ आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। जरूरत है जबरदस्त मेहनत करने की और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतरीन स्कोर लाने की। बेहतरीन स्कोर लाने के लिए आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1। देखते हैं कौन कौन सा जबरदस्त क्वेश्चन इसमें पूछा गया हमसे। पहला प्रश्न है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। क्या आपको आयत की परिभाषा याद है? आयत किसे कहते हैं मैंने बताया भी था जब उदाहरण कराया था। तो आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। आयत क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण कितना होता है? 90 अंश का होता है। तो आइए देखते हैं इस परिभाषा को और इस क्वेश्चन को कैसे आपस में रिलेट करेंगे। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है तो आपको सिद्ध करना है कि वो आयत है। जो सिद्ध करना है वही बनाओ। बनाया तो आयत है, लेकिन मैंने माना क्या इसको कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। तो ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज हमें क्वेश्चन में दिया गया है। क्या दिया गया है? कि ये एक समांतर चतुर्भुज पहले से है। क्लियर है बातें? अब इनके विकर्ण को बना दो। इसके दोनों विकर्ण को, एक BD को बना दिया और एक AC को बना दिया। विकर्णों को बना दिया। आपको क्या सिद्ध करना है कि दोनों विकर्ण अगर बराबर हैं तो ये आयत है। मतलब दिया क्या क्या है? दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक पैरेललोग्राम, मतलब कि समांतर चतुर्भुज है। ऐसे पैरेललोग्राम लिखते हैं, इसका मतलब समांतर चतुर्भुज है। तथा दोनों विकर्ण इसके बराबर हमें पहले से दिए हुए हैं, AC बराबर BD। ठीक है, ये बात हमें पहले से गिवन है। अब बात करेंगे कि इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे। तो यहां पर आप दो त्रिभुज लेंगे, उनको सर्वांगसम करेंगे। कैसे? कौन कौन सा त्रिभुज लेना है? पहला त्रिभुज मैं ग्रीन कलर से बना दिया। ये वाला त्रिभुज एक तो लेना है आपको, ये वाला त्रिभुज लेना है, और दूसरा त्रिभुज आपको ये वाला लेना है जो रेड कलर से आपको दिख रहा है। ये वाला त्रिभुज एक आपको ले लेना है। इन दोनों त्रिभुजों को आपको क्या सिद्ध करना है? सर्वांगसम सिद्ध करना है। आइए देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध कैसे करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है? BCD में। त्रिभुज BCD में ध्यान देना, ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। अगर मैंने इसका कोई भी एक कोण 90 अंश के बराबर सिद्ध कर दिया तो ऑटोमेटिक ये क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। मतलब हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि इसका कोई भी एक कोण ABCD में से कोई भी एक कोण आप 90 अंश के बराबर कर दो, बात खत्म। कैसे करेंगे? उसी के लिए मैं सर्वांगसम कर रहा हूं इन दोनों त्रिभुजों को। सबसे पहली बात कि BC दोनों में आ रहा है सर, तो BC बराबर BC लिख दो। BC बराबर BC लिख दो। ये उभयनिष्ठ भुजा है आपकी, है ना? ये उभयनिष्ठ भुजा दोनों में आ रही है। तो पहली बात तो मिल चुकी है, दो बातें और ढूंढेंगे। दूसरी बात कि इन दोनों के विकर्ण आपस में बराबर दिए हुए हैं, AC बराबर BD। तो ये लिख दो AC बराबर BD, और इसका कारण क्या लिखेंगे? दिया है, पहले से ही दिया है। आप दिया है में देख भी सकते हैं कि AC बराबर क्या है? BD है। दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या लिखोगे? अब तीसरी बात देखते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है ABCD, तो इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर चतुर्भुज में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो लिख देंगे AB बराबर CD। AB बराबर CD क्या लिखेंगे? रीजन क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की लिख सकते हैं या विपरीत भी लिख सकते हैं। विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर है बातें? ये तीन बातें लिख दिया। तो क्या भुजा 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 नियम से ये तीन दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं? बिल्कुल हो चुके हैं। तो लिखेंगे ABC त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम हो चुका है। किसके? DCB के। DCB के।
ये लिखने के बाद मैं बार बार बोलता हूं, एक बार चेक कर लिया करो भाई कि ये सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो BC की जगह BC आना चाहिए, BC की जगह BC आ रहा, ठीक है। AC की जगह BD आना चाहिए, पहला और लास्ट AC है, पहला और लास्ट BD है, बिल्कुल सही है। दो को चेक कर लो, तीसरा हमेशा सही होता है। क्लियर है यहां तक की बातें कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो चुके हैं, सर्वांगसम हो चुके हैं, ठीक है। जब सर्वांगसम है तो रेड वाले का ये वाला कोण, कौन सा, रेड वाले का ये वाला पूरा कोण और भाई ग्रीन वाले का ये वाला पूरा कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बात लिखेंगे आप कि रेड वाले का, ग्रीन वाले का पहले लिखो एंगल ABC, कोण B जो आपको पूरा का पूरा ग्रीन में दिख रहा है, कोण B रेड वाले के कोण C के बराबर, मतलब एंगल BCD के बराबर होगा। क्यों होगा, CPCT से। अब ये दोनों कोणों को मैंने आपस में क्या कर दिया है, बराबर कर दिया है। जैसा कि आपको पता है ABCD एक पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है और इसमें जो है अपोजिट साइड्स, मतलब विपरीत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं AB समांतर होगा CD के, AB समांतर होगा CD के। तो जब AB CD के समांतर है और BC को मैंने अगर एक तिर्यक रेखा मान लिया, BC को एक तिर्यक रेखा है, ये मान लिया BC एक तिर्यक रेखा है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योगफल 180 अंश के बराबर होगा। आइए समझते हैं। अगर मैं जो बात लिखा हूं वो बस यहाँ पे बना रहा हूं, ऐसा ही दिख रहा है आपको, ये CD और ये AB दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये एक तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक तरफ बने हुए अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, इसीलिए इन दोनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो ये बात लिख देंगे आपकी एंगल ABC प्लस एंगल BCD, इन दोनों का योगफल 180 अंश हो जाएगा। यहां पे लिख लेना, तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोण जो होते हैं उनका योगफल 180 अंश के बराबर होता है। क्लियर है बातें यहां तक। अब जब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, तो मैं लिख सकता हूं एंगल ABC और BCD की जगह पर भी ABC लिख दो, इसकी जगह पर भी ABC बराबर 180। तो यहां से दो बार ABC 180, तो मैं बोल सकता हूं भाई कि ABC का मान जो निकल के आ रहा है वो 180/2 मतलब कि 90 अंश आ गया। आपने ये सिद्ध कर दिया कि ABCD जो कि एक समांतर चतुर्भुज है, उसका एक कोण B ये 90 अंश आ चुका है। तो जैसे ही 90 अंश हो जाएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि ABCD क्या है, एक आयत है। पहले ये समांतर चतुर्भुज हुआ करता था, लेकिन मैंने ये सिद्ध कर दिया कि इसका एक कोण 90 अंश के बराबर है, इसलिए इसको मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है, आयत है। तो ABCD क्या है, एक आयत हो जाएगा, एक आयत है। ठीक है, क्लियर है बातें यहां तक, कोई दिक्कत। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 की। यहां बोल रहा है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहां पे तीन चीजें आपको प्रूव करनी है, तीन चीजें आपको प्रूव करनी है। तो बात करेंगे इसका कि किस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर पाएंगे। ध्यान देना, एक आपके पास वर्ग है, तो पहले एक वर्ग बना लेते हैं हम, पहले एक वर्ग बना लेते हैं। तो आपके पास दोस्त एक वर्ग है और इसका आपको जो सिद्ध करना है वो ये चीजें सिद्ध करनी है कि एक वर्ग की जो भुजाएं होती हैं, एक वर्ग की जो भुजाएं होंगी वो कैसी होंगी, हाँ यहां ध्यान देना, एक वर्ग बना दिया, इसका नाम लिख देते हैं ABCD, इसका नाम हम मेंशन करेंगे ABCD। ये एक वर्ग है, ऐसा आपको दिया है। आपसे क्वेश्चन में तीन बातें पूछी जा रही हैं, एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। बोल रहा था कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, पहली बात, ये आपको पहली बात सिद्ध करनी है, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये आपको दूसरी बात सिद्ध करनी है। मतलब पहली बात आपको मिला जुला के ये सिद्ध करनी है कि इसके जो विकर्ण है, जो मैं विकर्ण ये बना रहा हूं, ध्यान देना यहाँ पे, ये वाले जो विकर्ण है, ये पहला विकर्ण हो गया और ये दूसरा विकर्ण मैंने बना दिया, ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे, आपको ये सिद्ध करना है। ये BD और AC आपस में बराबर होंगे, पहली बात आपको ये सिद्ध करना है। आइए पहले पहली बात सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा फिर। ठीक है, तो यहां पर दिया क्या है पहले वो बताओ मुझे। तो लिख सकते हैं हम, दिया है, दिया है ABCD
एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, ऐसा ही दिया है हमें। सिद्ध करना है, यहां पर 2-3 बातें आपको सिद्ध करनी है। सिद्ध करना है पहली बात कि ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं, मतलब कि AC बराबर BD, AC बराबर BD, ये तो पहली बात हो गई। AC बराबर BD हमें सिद्ध करना है सबसे पहले। इसके बाद आपको क्या सिद्ध करना है? दूसरी बात अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या सिद्ध करना है, तो ये बोल रहा है कि इनके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि ये बिंदु जहां पर ये दोनों कटान बिंदु हैं इनकी, इनको O बोल दिया, तो परस्पर लंब समद्विभाजक हैं, मतलब यहां पर 90 अंश का कोण भी बन रहा है। जो BD है वो AC पर लंब है। दूसरी बात आपको ये सिद्ध करनी है कि AC लंब है BD पर। और तीसरी बात आपको ये सिद्ध करनी है दोस्त कि ये समद्विभाजक है, मतलब DO बराबर BO और AO बराबर OC। क्या? DO बराबर BO और AO बराबर OC। ये 3 बातें आपको, मतलब बहुत सारी चीजें सिद्ध करनी है। कैसे कैसे सिद्ध करना है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। पहले इनके विकर्ण को बराबर सिद्ध करते हैं। विकर्ण को कैसे बराबर सिद्ध करेंगे, ध्यान देंगे। कौन कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा हमें सबसे पहले एक त्रिभुज लेना पड़ेगा ABC। कौन सा त्रिभुज? ABC। एक ये वाला त्रिभुज ले लो आप, ABC। और क्यों ले रहा हूं इन्हीं दोनों को? क्यों? क्योंकि ABC में पूरा का पूरा विकर्ण AC आ रहा है। और दूसरा त्रिभुज मैं ले लूंगा BCD, है ना, ये वाला त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं BCD। थोड़ा सा दूर दूर बनाएंगे जिससे आपको दोनों रेखाएं, रेड वाली भी और ग्रीन वाली दोनों दिखें। ये दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं। इन दोनों त्रिभुज को आपको क्या करना है? सर्वांगसम सिद्ध करना है। जैसे ही आप सर्वांगसम सिद्ध कर लेंगे तो बाई CPCT बोल सकते हैं कि भाई इसका ये जो AC भुजा है वो BD भुजा के बराबर हो जाएगा। लेकिन CPCT लिखने से पहले आपको दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। आइए सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। कैसे? त्रिभुज ABC तथा BCD में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BCD में, इन्हीं दोनों की बात हो रही है। त्रिभुज ABC तथा BCD में क्या क्या बातें हो रही, ध्यान देना। कैसे इनको सर्वांगसम सिद्ध करेंगे? क्योंकि ABCD एक वर्ग है तो इनकी विपरीत भुजाएं होती तो सभी भुजाएं बराबर हैं, तो मैं बोल सकता हूं AB बराबर CD हो जाएगा। एक ग्रीन वाला और एक रेड वाला आपस में बराबर, AB बराबर CD, ये पहली बात। दूसरी बात ये हो गया कि BC सर दोनों में आ रहा है तो BC बराबर BC, ये कॉमन भुजा हो जाएगी, BC बराबर BC। और तीसरी बात आप ये देख सकते हैं कि रेड वाले में ये वाला कोण 90 अंश का है, क्योंकि ये एक क्या है? वर्ग है। इसकी सारे कोण आपस में बराबर और 90 अंश के बराबर होते हैं। और ग्रीन वाले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोण C, मतलब एक रेड वाले का कोण B और ग्रीन वाले का कोण C आपस में बराबर है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर लिख देनी है कि एंगल B बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल C। तीनों का कारण लिखेंगे जरा। AB बराबर CD क्यों लिखा? वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्यों लिखा आपने कि BC बराबर BC उभयनिष्ठ भुजा थी, ये दोनों ही त्रिभुज में आ रही थी। और तीसरी बात जो आपने लिखा है एंगल B बराबर एंगल C, क्योंकि वर्ग के सभी कोण 90 अंश के बराबर होते हैं। 90 अंश प्रत्येक भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये तीनों के कारण भी लिख दिया। अब मैं बोल सकता हूं कि भाई त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा, ABC सर्वांगसम हो जाएगा DCB के। किसके? DCB के। एक बार चेक करेंगे क्या B की जगह C आ रहा है, B यहाँ पर बीच में है, C यहाँ पर, ठीक है। BC की जगह BC आ रहा है, BC की जगह BC आ रहा है, बिल्कुल सही लिखा है। कौन से नियम के अनुसार? तो आप किसी भी त्रिभुज को पकड़ लीजिए, रेड वाले को पकड़ो, ये वाली भुजा का इस्तेमाल किया आपने, ये वाले कोण का, और ये वाली भुजा कोण भुजा SAS नियम के अनुसार, SAS नियम के अनुसार ये दोनों के दोनों कोण आपस में सर्वांगसम हो चुके हैं। अब जब दोनों को आपने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो आगे की बात करेंगे कि हमारा जो मेन टास्क था वो करना था इन दोनों विकर्णों को आपस में बराबर। तो क्या मैं CPCT से लिख सकता हूं कि AC बराबर BD? देखो ना, AC और BD एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं, पहले और लास्ट में AC है, पहले और लास्ट में BD है। तो बाई CPCT में बोल सकता हूं AC बराबर BD। कैसे बोल दिया ये? CPCT से। तो ये पहली बात आपकी प्रूव हो चुकी है, पहली बात आपकी प्रूव हो चुकी है कि AC बराबर BD होगा सर। ठीक है, मजेदार था ये, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। अब आगे जब बढ़ेंगे
तो इसमें से कुछ बातें मैं हटा देता हूं, जैसे कि ये कोण जो मैंने लगाया था ये डिस्टर्ब करेगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब हम जो कोण लेने वाले हैं, अब हम जो त्रिभुज लेने वाले हैं, ध्यान देना। अब मैं आपको क्या प्रूव करा दूं कि ये वाला प्रूव करा देता हूं, जो थर्ड वाला पॉइंट लिखा है इसकी बात कर लेते हैं पहले, फिर हम बात करेंगे इसकी। अगर मैं इसको प्रूव कराने आपको जाऊं तो हमें दो ऐसे त्रिभुज लेने हैं, ऐसे त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है जिसमें ये चार की चारों भुजाएं आ रही हों, DO आ रहा हो, CO आ रहा हो, AO आ रहा हो और BO आ रहा हो। अब ये मत बोलना सर BD में दोनों आ रहा है, नहीं, BD तो अलग भुजा है, हमें इतना चाहिए बस। तो आप ध्यान से अगर देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, इसमें ये दोनों भुजाएं आ रही हैं, OD भी आ रहा है, OC भी आ रहा है, अलग अलग करके। और उसके जस्ट नीचे जो आपको त्रिभुज दिख रहा है ये वाला, इसको मैं ग्रीन कलर से बनाना पसंद करूंगा, ये वाला। अब इन दोनों त्रिभुजों को अगर आपने सर्वांगसम कर लिया तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये इसके बराबर हो जाएगा CPCT से, ये वाला भुजा इसके बराबर हो जाएगा CPCT से, जो हमें सिद्ध करना है। तो आइए इनको सर्वांगसम करने की कोशिश किया जाए, और किस प्रकार से सर्वांगसम करेंगे ध्यान देंगे। पहले तो आपको दिख रही होगी कि सर ये AB भुजा CD भुजा के बराबर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो क्लियर है कि AB भुजा CD भुजा के क्या है, बराबर है। इसके बाद आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ध्यान देना, पहले तीनों बातें मैं बता दे रहा हूं कि क्या क्या लिखने वाला हूं, ध्यान दो। यहां पे मैं बोल रहा था कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी बात भी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये वाला कोण सर इस कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। तीसरी बात ध्यान देने वाली बात है, तीसरी बात ये है, तीसरी बात दोस्त ये है कि ये वाला कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा या नहीं, और होगा को तो क्यों होगा, अगर बराबर है तो क्यों है, समझेंगे। ये भुजा इस भुजा के समांतर है, वर्ग है, आपस में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं, ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये अंतःकोण बन रहे हैं, एकांतर अंतःकोण बन रहे हैं, तो ये आपस में बराबर होते हैं। तो मैं एंगल 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 साइड, एंगल एंगल साइड से बोल सकता हूं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज हैं। एंगल साइड एंगल भी लगा सकते हो इसमें, लेकिन अब लगा दिया जो लगा दिया, दोनों सही है। आ जाओ बढ़ते हैं और समझते हैं इसको कैसे करेंगे। तो मैं लिखना चाहूंगा AOB और COD में त्रिभुज, सेकंड पार्ट कर रहा हूं अब, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है। सबसे पहले हम बताएंगे कि AB बराबर CD है, AB बराबर CD है, वर्ग की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, आपस में बराबर होती हैं, ये बात मैं बता सकता हूं। क्लियर है बात? आगे सेकंड पॉइंट में ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर कर देता हूं कि AOB जो है वो COD के बराबर है, AOB जो है वो COD के बराबर है, ठीक है। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है। क्यों है? शीर्षाभिमुख कोण क्लियर। और तीसरी बात क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए। कि तीसरी बात सर ये यहां पर ये दोनों समांतर, ये तिर्यक रेखा, तो ये एंगल ABO जो है वो CDO के बराबर हो जाएगा। एंगल ABO जो है, ABO किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ABO CDO के बराबर हो जाएगा। एकांतर अंतःकोण, क्या बताएंगे? एकांतर अंतःकोण। तो ये तीन बातें भाई यहां भी मिल चुकी हैं, और ये दोनों भी त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं। बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है, और दीर्घ उत्तरीय में आया हुआ है। ध्यान देंगे तो यहां पर कौन कौन सा त्रिभुज आपका जो है सर्वांगसम हो चुका है। AOB सर्वांगसम हो गया COD के, AOB सर्वांगसम हो गया COD के कौन से नियम के अनुसार? तो आप बोलेंगे AAS, एंगल साइड सर्वांगसमता कसौटी के अनुसार ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो चुके हैं।
बात आती है कि सर्वांगसम कर क्यों रहे थे आप कर इसलिए रहे थे कि भाई डीओ बराबर बीओ हो जाए। तो देखना बीओ और डीओ एक ही पोजीशन दूसरे तीसरे पे आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं बीओ बराबर हो चुका है डीओ। और दूसरी बात हमें सिद्ध करना था एओ बराबर सीओ, पहले दूसरे पे एओ पहले दूसरे पे सीओ, बिल्कुल सीपीसीटी से ये दोनों बातें लिख सकते हैं। कैसे लिख दिया? सीपीसीटी से। यहां पर आपने ये सिद्ध किया था कि विकर्ण बराबर होते हैं, यहां पर आपने ये सिद्ध कर दिया कि दोनों विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजक हैं, बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं, जो आपने सिद्ध कर दिया। अब आती है तीसरी बात की बारी। तीसरी बात में आपको यह सिद्ध करना है भाई कि ये परपेंडिकुलर है, लंबवत है। लंबवत सिद्ध करने के लिए आपको दूसरा त्रिभुज फिर से सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। कौन कौन सा ध्यान देंगे यहाँ पे कि कौन कौन सा त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम करने की जरूरत है तीसरे वाले पार्ट में, और क्यों। मेन चीज है कि क्यों इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम करेंगे। क्यों इन्हीं दोनों त्रिभुज को लिया ये भी मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का है। इन्हीं दोनों त्रिभुज को क्यों लिया ये पहली बात समझ लेते हैं। ये इन दोनों त्रिभुज को इसलिए लिया मैंने क्योंकि यहाँ पर हमें 90 अंश का कोण सिद्ध करना है। और अगर आप मेरी सारी क्लासेस देख रहे होंगे तो मैंने बताया भी है 90 अंश कोण सिद्ध करने का एक ही तरीका है कि आपस के दोनों कोणों को बराबर कर दो। पहले इन दोनों कोणों को, इसको भी और इसको भी, ये जो दो कोण आपको दिख रहे हैं इन दोनों को बराबर करना है। अब बराबर करने का नियम तो एक ही है कि इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करो और सीपीसीटी से बता दो सर ये इसके बराबर है। जैसे ही आप बराबर कर लेंगे फिर आप बताएंगे कि सर ये एक सरल रेखा है, ये पूरा का पूरा एसी एक सरल रेखा है, तो ये पूरा कोण 180 का होगा। ये पूरा कोण कितने का? 180 का होगा। और क्योंकि ये दोनों आपने बराबर सिद्ध कर लिया है तो 90 का ये हो गया, 90 का ये हो गया, बात खत्म। यही करने वाला हूं। आइए देखते हैं इसको हम करेंगे कैसे, है ना। आइए समझते हैं। यहां पर तीसरे पार्ट की बात कर रहे हैं अब हम, और तीसरे पार्ट में समझेंगे कि इन दोनों को आपस में सर्वांगसम कैसे करेंगे। यहां पर मैंने बिंदु ओ लिखा था जो हट गया है, यहां पर ओ दोबारा लिख लेंगे। ठीक है, बात करते हैं हम तीसरे पार्ट की। तो तीसरे पार्ट में आप देख पा रहे होंगे कि हमें दो त्रिभुज लेना है, त्रिभुज AOB तथा दूसरे त्रिभुज का क्या नाम है? COB में। अब इन दोनों त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम सिद्ध कीजिए आप, ये आपका काम है। आपने ये तो लिख सकते हैं ना आपकी ये ABCD एक अपना वर्ग है, तो AB बराबर BC होगा। पहली बात यही, AB बराबर BC। कारण आप खुद लिख लेना, यहाँ जगह कम है कि ये वर्ग की भुजाएं हैं, वर्ग की भुजाएं। इतना लिख देता हूं, यहां से समझ जाएंगे आप, है ना। ठीक है, वर्ग की भुजाएं हैं तो आपस में तो बराबर ही होंगी, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या लिखेंगे कि सर इसका जो AO है इसके CO के बराबर है, इसका जो AO है इसके CO के बराबर है। पहले सिद्ध किया जा चुका है, पहले सिद्ध किया जा चुका है, यहाँ पे पहले सिद्ध किया जा चुका है, अब बात करेंगे तीसरी कौन सी बात। तीसरी कौन सी बात आप करना चाहते हैं? आपने ये देखा कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये वाली जो भुजा आपको बीच में दिख रही है ये तो दोनों के पास आ रही है, तो ये भुजा आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। तो बात करेंगे कि BO बराबर BO उभयनिष्ठ भुजा, BO बराबर BO कैसी भुजा है? ये उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तीन बातें यहां भी हो गई। फटाफट से लिख दो कि एंगल A क्या था? AOB, एंगल नहीं ट्रायंगल AOB सर्वांगसम हो जाएगा किसके? COB के। एक बार चेक करेंगे कि क्या हमने सही लिखा है। हमेशा मेरी आदत है चेक करने की, आप भी आदत बनाएंगे कि ये चीजें आपने सही लिखा है कि नहीं। AO की जगह CO आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। BO की जगह BO आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। AB की जगह BC आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सही लिखा है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं। अब आप CPCT से ये बता दो कि भाई जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। 90 नहीं बता रहा हूं अभी, बराबर, 90 तो बाद में होगा। बराबर करो, एंगल AOB बराबर एंगल COB, एंगल AOB बराबर एंगल COB बाई CPCT से ये बात हम बोल सकते हैं। और आगे की बात क्या है, यहां पर क्वेश्चन नंबर डाल दो, नहीं तो बाद में आप स्क्रीनशॉट लेके भटकते रहोगे कि ये कौन सा प्रश्न था। हाँ, ये CPCT से दोनों बराबर कर दिया। अब क्योंकि AC एक सरल रेखा है, AC एक सरल रेखा है,
अब जब सरल रेखा है तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश आएगा, क्योंकि AC एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा, तो ये कोण प्लस एक ये कोण 180 अंश के बराबर। तो लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल COB बराबर 180 डिग्री। क्योंकि ये दोनों बराबर है AOB और COB, तो AOB को तो ऐसे ही रहने दो और COB की जगह पर भी AOB लिख दो 180 डिग्री। 2 बार आ चुका है AOB, तो ट्वाइस ऑफ AOB इक्वल टू 180 डिग्री। 2 जाके उसको भाग करेगा तो AOB कितना आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन जाएगा। जैसे ही आपने एक को 90 कर दिया तो यहाँ से ऑटोमेटिक सिद्ध हो गया कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि AC जो है BD पर परपेंडिकुलर है, AC जो है परपेंडिकुलर है किस पर, BD पर। तो क्लियर है बातें, यहाँ तक कोई डाउट वाली बात? तो यहाँ पर हमें 3 बातें, एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताता हूँ। यहाँ पर हमें 3 बातें सिद्ध करनी थी। सबसे पहले बताना था कि इनके जो विकर्ण है आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ तक हमने विकर्णों को आपस में बराबर कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि इनके विकर्ण आपस में समद्विभाजक होंगे, तो यहाँ तक हमने समद्विभाजक भी सिद्ध किया। और सबसे लास्ट में हमने देखा कि ये दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे पर लंबवत भी होंगे, तो हमने लंबवत भी 90 डिग्री का एंगल भी 90 अंश का कोण भी सिद्ध कर दिया। तो ये तीनों की तीनों बातें सिद्ध हो चुकी हैं, जैसा कि हमें इस प्रश्न संख्या 2 में दिया गया था। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसमें कोई डाउट भी नहीं होगा। बढ़ेंगे आगे प्रश्न संख्या 3 पर। ये रहा दोस्त प्रश्न संख्या 3 में बात कर रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। पहले से ही दे दिया कि ये जो विकर्ण AC बनाया है ये पूरे कोण A को 2 बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब इसको एंगल 1 और एंगल 2 बोल दूं तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, क्योंकि ये समद्विभाजित करता है, इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये दोनों भाग ही आपस में क्या है, बराबर हैं। आगे पढ़ेंगे। देखिए आकृति, दर्शाइए कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है। बोल रहा है कि जैसे आपने देखा कि ये कोण A को समद्विभाजित कर रहा है विकर्ण AC, उसी प्रकार से ये विकर्ण AC जो है वो कोण C को भी 2 बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। अगर मैं इन दोनों भागों का नाम 3 और 4 दे दूं तो आपको कहीं ना कहीं ये सिद्ध करने की जरूरत है कि ये 3 और 4 भी आपस में क्या है, बराबर हैं। जैसे ही आप 3 और 4 को आपस में बराबर सिद्ध कर देंगे तो वहां से यह सिद्ध हो जाएगा कि ये विकर्ण AC जो है इस पूरे कोण को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो आइए सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि 3 4 के बराबर कैसे होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता है कि ये वाली रेखा AB और ये वाली रेखा CD, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर हैं। क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की रेखाएं क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो ये बात लिखेंगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अतः समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इनके आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर होंगी, तो लिख देंगे AB समांतर हो जाएगा CD के। क्लियर है बात ये? जैसे ही AB समांतर CD के हो जाएगा और ये आपको एक तिर्यक रेखा दिख रही होगी, कौन, AC। AC एक तिर्यक रेखा है, AC एक तिर्यक रेखा है। तो यहां से आप एक बात लिख सकते हैं, कौन सी बात देखकर बताइए। तिर्यक रेखा है, कौन सी बात लिख सकते हैं, देखकर बताइए एक बार। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब ये दोनों रेखाएं AB और CD आपस में समांतर हैं और ये AC एक तिर्यक रेखा बना रही है, तो इनके एकांतर अंतःकोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये कोण 3 जो है वो कोण 2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये बात लिखेंगे, AC एक तिर्यक रेखा है इसलिए एंगल 2 बराबर एंगल 3। क्यों हो गया ऐसा, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। क्लियर है बातें, ठीक है। और इसी प्रकार से जैसे आपने देखा कि ये AB और CD आपस में समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो आपने 2 और 3 को बराबर किया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि भाई ये AD और ये AC भी आपस में क्या है, समांतर हैं। और यहाँ पर ये फिर से AC एक तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा और समांतर रेखा के बीच का ये कोण 1,
तिर्यक रेखा और समांतर रेखा के बीच कोण 4 के बराबर हो जाएगा। ये भी एकांतर अंतःकोण बना रहे हैं उसी प्रकार से। तो यही बात लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे AD समांतर है BC के, जो ऊपर किया वही, AD समांतर है BC के, और यहां पर AC एक तिर्यक रेखा है, AC एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 4, एंगल 1 बराबर एंगल 4, रीजन सेम रहेगा, एकांतर अंतःकोण, कारण वही रहेगा एकांतर अंतःकोण वाला। तो ये दोनों बातों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ध्यान देंगे एक बार। कौन कौन सी बातों से, एक इसको देखिए, एक इसको देखिए और एक इसको देखिए। 1 बराबर है 2 के, 2 बराबर है 3 के, 1 बराबर है 4 के। तो यहां से हम बोल सकते हैं 1 बराबर है 2 के, 2 बराबर है 3 के और ये 1 बराबर है 4 के। मतलब कि ये चारों के चारों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 1 2 3 4 ये सब के सब आपस में क्या है, बराबर है। तो जब 3 और 4 आपस में बराबर हैं, जैसा कि आपको सबसे फर्स्ट वाले पार्ट में प्रूव करना था कि यह कोण C को भी समद्विभाजित कर रहा है, तो जब भाई ये 3 और 4 दोनों ही बराबर हो गए तो इसका मतलब यही निकल के आता है कि ये जो रेखा AC है वो कोण C को 2 बराबर बराबर भागों में बांट रही है, मतलब कि समद्विभाजित कर रही है। तो ये बात आप लिख लेंगे यहाँ पर कि एंगल 3 बराबर एंगल 4, अतः इसलिए क्या, कोण C को रेखा AC समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। बात क्लियर है, समद्विभाजित करती है। अब बात करते हैं कि इसके सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, बड़ा ही आसान है ये। पहले से आपको पता है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। ध्यान देना कि जब समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो ये एक समचतुर्भुज बन जाता है। आसन्न भुजाएं बराबर तो ये क्या बन जाएगा, एक समचतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, मतलब इनकी आसन्न भुजाओं को आपको बराबर कर देना है और इसको समचतुर्भुज नाम दे देना है। क्लियर है बातें। तो बात करते हैं कि किस प्रकार से हम इनकी आसन्न भुजाओं को बराबर करेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं, और बड़ा ही आसान काम है भाई। यहाँ पर अभी हमने देखा कि 1 और 3 आपस में बराबर हैं। ऐसी बात हुई थी कि नहीं हुई थी, 1 और 3, अरे 1 और 3 क्या सभी बराबर हैं? तो आप देख सकते हैं कि 1 और 3 भी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 3, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये बात हो रही है किसमें, त्रिभुज ADC में। तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख के ये बात लिखेंगे कि त्रिभुज ADC में ऐसी कहानी चल रही है। त्रिभुज ADC में ऐसी कहानी चल रही है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो आपको पता है जब किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हैं तो इनके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली ये वाली भुजा, 3 के सामने वाली ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो भाई 1 के सामने कौन भुजा आ रही है, CD, 3 के सामने कौन सी भुजा आ रही है, AD। तो आसन्न भुजाएं इन्हीं को बोलते हैं जो पास पास की भुजाएं हैं, आसन्न भुजाएं, है ना। मतलब AD के आसन्न में 2 भुजाएं हैं, एक AD के आसन्न में CD है और एक AD के आसन्न में जो इसके पास में है AB है। तो किसी भी आसन्न भुजा को बराबर कर दिया। पहले ये समांतर चतुर्भुज था, आसन्न भुजाएं बराबर होते ही ये बदल जाता है किसमें, समचतुर्भुज में। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। एक और कॉन्सेप्ट इसी के साथ याद रखो कि कभी भी समांतर चतुर्भुज का एक कोण आपने 90 डिग्री कर दिया तो बदल जाता है आयत में। बस 2 बातें याद रखनी है। क्लियर है बातें, ठीक है। तो आपने देखा कि आसन्न भुजाएं एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं इसको, आसन्न भुजाएं AD तथा CD बराबर हैं, अतः समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज ABCD एक क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज हो जाएगा, एक समचतुर्भुज है। तो क्लियर है बातें, आसान क्वेश्चन था ये। इंपॉर्टेंट तो सारे ही क्वेश्चन है, त्रिभुज चैप्टर के भी और इस चैप्टर के भी। और इन दोनों चैप्टर की खास बात भी है कि यहाँ से बाहर से क्वेश्चंस नहीं ज़्यादा पूछे जाते, मतलब दूसरी बुक से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में मिलते हैं वो NCERT से, इन 2 चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज और चतुर्भुज की बात। तो इन दोनों चैप्टर्स में आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो NCERT बुक से ही पूछे जा रहे हैं।
तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान से देखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 4 पर। एक बार इसको पढ़ेंगे ध्यान। ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक आयत बना लेते हैं जिसका नाम लिख देते हैं ABCD। तो ध्यान देंगे, एक आयत बनाएंगे यहाँ पर ABCD नाम से। तो ये रहा आयत ABCD जिसकी बात हो रही है ना। सिद्ध क्या करना है, वर्ग सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना हो ना वही बनाया करो हमेशा। तो वर्ग जैसा बना देंगे। पहले हम इसको आयत मान के चलेंगे क्योंकि हमें प्रश्न में आयत दिया है। तो ये ABCD एक आयत है ना, जिसमें विकर्ण AC दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करता है। तो इसका विकर्ण आप AC बना लीजिए। ये रहा विकर्ण AC जो A को भी समद्विभाजित करता है, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है ना। चलो नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है एंगल 3, और एंगल 4 आपस में बराबर है। ऐसा दिया हुआ है कि जो विकर्ण AC है वो कोण A को भी 2 बराबर बराबर भागों में बांट रहा है और कोण C को भी 2 बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट हम सिद्ध करेंगे। तो एंगल 1 बराबर कितना है, एंगल 2, ये दिया है हमें, और एंगल 3 बराबर है एंगल 4, ये भी हमें दिया है। तो ये दोनों बातें हमें पहले से ही गिवन है, दिया है। क्लियर है यहाँ तक की बातें। आगे क्या बोल रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। ध्यान देना, यहाँ पर पहले आपके पास आयत है, आयत को आपको वर्ग सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें आयत को वर्ग सिद्ध करने के लिए क्या करना होता है, आसन्न भुजाओं को बराबर करना होता है। तो आसन्न भुजाओं को हम बराबर कर देंगे अगर, तो ये वर्ग आयत जो है वो वर्ग हो जाएगा, है ना। समझेंगे इसको, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट जब पता रहता है तो 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। जैसे कि ये आयत है, आमने सामने की भुजा, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ABCD के बराबर है, और ये वाली भुजा इसके बराबर है। आयत है, अभी आपको वर्ग सिद्ध करना है। तो अगर आपने ये सिद्ध कर दिया कि AB जो है वो AD के बराबर है, मतलब ये आसन्न भुजाएं दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये आयत ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। मतलब फाइनली आपको यही सिद्ध करना होगा कि AB बराबर AD। कैसे सिद्ध करेंगे, तो यहां पर AB बराबर AD सिद्ध करने के लिए आपको 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। पहला त्रिभुज आपका ये हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज आपका ये वाला हो जाएगा। देखो ये कॉन्सेप्ट पता है तभी तो मैं समझ पा रहा हूं कि कौन सा त्रिभुज लेना है मुझे, क्योंकि मुझे इसको इसके बराबर करना है। तो एक ये वाला त्रिभुज ले लिया, एक ये वाला। जैसे ही ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, मैं बोल दूंगा बाई CPCT AB बराबर CD, AB बराबर AD, बात खत्म। तो आइए इसको करके देखते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा ADC में, त्रिभुज ABC तथा ADC में क्या हो जाएगा, ABC और ADC में सबसे पहली बात अगर हम करें तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, एक का एंगल 1 इस वाले नीचे वाले रेड वाले त्रिभुज का एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ऐसा हमें दिया हुआ है। तो लिखेंगे दिया है। इसी प्रकार से दूसरी बात बताइए, एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये भी हमें दिया है, ये भी हमें दिया है। और बात करेंगे AC भुजा, AC बराबर हो जाएगा भुजा AC के, ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो इस प्रकार से आपने ये दिखा दिया कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। कौन कौन से, ABC और ADC। त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADC के। कौन से नियम से, तो कोण भुजा कोण ASA नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो चुके हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया, चकाचक। ठीक है, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिया। बाई CPCT कुछ नहीं करना, इतना बराबर इतना लिख देना है। AB पहला दूसरा AB, पहला दूसरा AD, बाई CPCT, बात खत्म। लिख देंगे AB बराबर AD बाई CPCT। तो इनकी आसन्न भुजाएं बराबर हैं। तो लिखेंगे आयत ABCD की आसन्न भुजाएं, आयत ABCD की आसन्न भुजाएं, बताना भी तो पड़ेगा कारण के साथ कि क्यों आपने वर्ग बोला। आसन्न भुजाएं AB और AD बराबर हैं, AB और AD बराबर हैं, अतः यह क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। अतः ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहां तक, एकदम बढ़िया।
तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि ABCD वर्ग है, जैसा कि पहला पार्ट में बोल रहा था। अब दूसरे पार्ट में बात हो रही है कि भाई ये भी सिद्ध करके दिखा दो कि विकर्ण BD जो है, जिस प्रकार से विकर्ण AD जो है दोनों कोणों को A और C को समद्विभाजित कर रहा था, दो बराबर बराबर भागों में बांट रहा था, इसी प्रकार से अब आपको यह सिद्ध करना है कि यहां पर ये जो विकर्ण BD है, ये वाला विकर्ण, ये B को और D को भी बराबर बराबर भागों में बांटेगा। अच्छे से समझ में आए, आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने क्या किया, एक और दूसरा फिगर बना दिया, इसका नाम ABCD रख दिया। आपको यह सिद्ध करना है कि ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, मतलब कि विकर्ण BD इस कोण को और इस कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। आइए देखते हैं कैसे इसको सिद्ध करेंगे। बड़ा ही आसान तरीका है, इस विकर्ण को भी बना देंगे और यहां पर जो दो त्रिभुज आपको सर्वांगसम सिद्ध करने हैं, पहला त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज आपका ये वाला हो जाएगा। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दो और बाई CPCT लिख दो कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, बात खत्म। तो ये काम करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABO, यहां पर O लिखेंगे, ऊपर भी O लिख दो। ABO तथा CBO में, ABO तथा त्रिभुज, सेकंड पार्ट स्टार्ट हो चुका है। ABO तथा त्रिभुज CBO में यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान देंगे कैसे इनको आपस में हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, क्योंकि अब ये वर्ग सिद्ध हो चुका है। पहले पार्ट से हमने बता दिया कि ABCD एक वर्ग है और जब ये वर्ग है तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा कॉमन, और वर्ग में विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो AO बराबर CO, तीन की तीनों भुजाएं, तीन की तीनों भुजाओं के बराबर कर देंगे। किस प्रकार से लिखेंगे इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे AB बराबर BC, ठीक है, वर्ग की भुजाएं हैं, ये वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, लिख लेंगे आप खुद से, कारण मैंने हिंट दे दिया यहाँ पे। दूसरी बात ये है BO बराबर BO, उभयनिष्ठ भुजा, BO बराबर BO उभयनिष्ठ भुजा है, ये उभयनिष्ठ भुजा। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि AO बराबर OC, AO बराबर OC, क्यों, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये पूरी लाइन आप लिख लेंगे, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, समझ गए ना। मैंने हिंट दे दिया यहाँ पे कि क्यों ऐसा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो चुके हैं। कौन कौन से, त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज COB के। तो बाई CPCT हम बोल सकते हैं कि भाई ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, एंगल ABO, एंगल ABO जो है वो एंगल CBO के बराबर हो जाएगा। तो बाई CPCT से तो हम ये, अगर ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, इसका मतलब ये जो विकर्ण है ये कोण B को दो बराबर बराबर हिस्सों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। जैसे आपने यहां पर किया ऐसे ही आप ऊपर करेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, जैसे मैंने B के लिए किया वैसे ही आप इन दोनों त्रिभुज को, कौन कौन से त्रिभुज को ध्यान देंगे यहाँ पे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम करेंगे। और जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे किया है बिल्कुल इसी प्रकार से आप ये सिद्ध करेंगे कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। अतः BD विकर्ण VD कोण B को भी और कोण D को भी समद्विभाजित करता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको जरूर करना आप ट्राई, ठीक है। क्लियर है बातें, क्वेश्चन 4 एकदम बढ़िया से क्लियर हो चुका है। बात करें आगे, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 5 में दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P तथा Q इस प्रकार हैं कि DP बराबर BQ, है ना। यहां पर आकृति नहीं दी गई है तो मैं आपके लिए आकृति बना दे रहा हूं। चलो, एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का है, इस प्रकार का एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है बात। अब इस समांतर चतुर्भुज में क्या हो रहा है, ABCD इसका नाम है, ABCD इसका नाम है ABCD, और इसके विकर्ण पे दो बिंदु हैं P और Q। तो इसका एक विकर्ण बना दिया BD पर दो बिंदु P तथा Q इस प्रकार हैं कि DP बराबर BQ। तो दो बिंदु इस पे P और Q लेना है, ये हो गया DP और ये हो गया BQ। ये DP और BQ, ये DP हो गया, ये BQ हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे DP बराबर BQ। तो हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज APD है वो CQB के सर्वांगसम होगा। APD, ये वाला APD हो जाएगा आपका,
और ये वाला आपका CQB हो जाएगा। मतलब इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करने की बात कर रहा है। APD ये वाला हो जाएगा आपका, और CQB ये वाला, ये APD हो गया और ये CQB हो गया। इन दोनों को आपको सर्वांगसम करना है। बड़ा ही आसान तरीका है, बड़ा ही आसान तरीका है, जबरदस्त आसान बिल्कुल। तो ये करने के बाद उसके बाद AP बराबर CQ करना है। AP बराबर CQ तो हम भाई CPCT से लिख लेंगे। अगर ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे तो भाई AP बराबर CQ तो ऐसे ही हो जाता है CPCT से। लेकिन इनको सर्वांगसम कैसे करेंगे आप, बात ये है। आइए इनको सर्वांगसम करते हैं, समझते हैं कि ये सर्वांगसम आखिर होंगे कैसे। तो लिखेंगे त्रिभुज, फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं मैं, APD, त्रिभुज APD तथा CQB में इन दोनों त्रिभुजों की बातें हो रही हैं। तो इन दोनों त्रिभुज में सबसे पहले आप यही लिख दो जो आपको दिया है कि DP बराबर क्या BQ हो जाएगा। DP बराबर BQ दिया है, सबसे पहली बात लिख दिया। दो बातें और लिखनी है, उसके बाद त्रिभुज को सर्वांगसम बता देना है। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ध्यान देना, ये दोनों आपस में, ये दोनों रेखाएं, एक तो मैं AD की बात कर रहा हूं, एक मैं BC की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, आपस में ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात ये। तो लिख देंगे कि एंगल ADP बराबर हो जाएगा एंगल CBQ के, एंगल CBQ के एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। अब बताओ तीसरी बात, अब बताओ आप हमें तीसरी बात क्या होगी। तीसरी बात कुछ और दिया है क्या, यहां पर ये कोण इस कोण के कुछ नहीं पता, ये भी नहीं पता, और ये वाली भुजा इस भुजा के आप बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप लिख सकते हैं AD बराबर BC। क्या लिखेंगे, AD बराबर BC, AD बराबर BC। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं। क्लियर है बात। तो ये 3 पॉइंट हो गए क्या, 3 पॉइंट तो हो गए। आइए देखते हैं, कोई नियम भी लग रहा है कि ऐसे ही बस 3 पॉइंट लिख दिया, समान कहीं सर्वांगसम ही ना हो। तो हमने ये देखा कि ये वाली भुजा लिया, ये वाला कोण लिया और ये वाली भुजा लिया। तो भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, SAS नियम से ये क्या हो चुके हैं, सर्वांगसम हो चुके हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज APD सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज CQB के कौन से नियम से, तो भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता कसौटी नियम के अनुसार। क्लियर है बातें। तो ये तो हमने सर्वांगसम कर दिया। दूसरी बात ये बोल रहा है कि भाई, दूसरी बात में आप ये सिद्ध कर दो कि AP जो है बराबर है CQ के, AP जो है बराबर है CQ के। तो हम भाई CPCT ये बात हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम जब हो चुके हैं तो AP और CQ सेम पोजीशन पर आ रहे हैं। तो भाई CPCT आप ये बात लिख सकते हैं। कोई डाउट है इसमें, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक तो हमने देख लिया। बात करते हैं इसी के 3rd, 4th और 5th पार्ट की। तो ये फिगर मैं रहने देता हूं, बाकी सारी चीजें हटा देता हूं, यहां से बाकी सारी चीजें हटा देता हूं। ये फिगर की जरूरत है हमें, फोटो की जरूरत है, तो इसको हम रहने देते हैं। अभी तक आपने देखा कि हमने 2 त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम कर लिया है। कौन कौन से 2 त्रिभुज, तो आपको दिख रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो चुके हैं। तीसरी जो बात कर रहा है कि AQB और CPD को भी सर्वांगसम करो। किसको किसको ध्यान देंगे यहाँ पे, AQB पहले मैं मिला देता हूं लाइन। ये वाला हो गया AQB। अगर मैं आपको इसको हाईलाइट करके दिखाऊं तो ये वाला ग्रीन वाला जो त्रिभुज है इसकी बात कर रहा है। और दूसरा क्या है, CPD। तो CPD को भी बना लेंगे, CPD, इसको इससे मिला देंगे। और यहां पर जो बात हो रही है CPD में, वो इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। इन दोनों त्रिभुजों को आपको आपस में सर्वांगसम करना है। बड़ा ही आसान काम है। कैसे, जैसे अभी किया बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल उसी का भाई है ये। तो यहां पर बात करेंगे हम त्रिभुज AQB तथा त्रिभुज CPD में इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है। सबसे पहली बात कि ये आमने सामने की भुजाएं समांतर चतुर्भुज में बराबर होती हैं। AB बराबर CD,
ए बी बराबर सी डी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की सम्मुख भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये बात आप लिखेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या और ढूंढो इसमें, इसमें भी सर डीपी आ रहा है, इसमें भी BQ आ रहा है, तो ये भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डीपी बराबर BQ, क्या डीपी बराबर BQ, तो लिखेंगे BQ बराबर DP, ये हमें दिया है, ये हमें दिया है। और तीसरी बात बताएंगे, तीसरी बात कौन सी हो जाएगी, तो तीसरी बात आप देख सकते हैं कि यहां पर ये दोनों समांतर हैं और ये एक क्या है, तिर्यक रेखा है, तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे CDP बराबर एंगल CDP बराबर ABQ, ABQ बराबर CDP एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, है ना। क्लियर है बात। तो ये तीन बातें हो गई। आइए देखते हैं कौन सा नियम लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भुजा, दो भुजा और बीच वाला कोण, मतलब कि SAS नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज AQB और दूसरा त्रिभुज CPD आपस में सर्वांगसम हो चुके हैं। कौन से नियम के अनुसार? SAS भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी नियम के अनुसार। क्लियर है बातें यहाँ तक? ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके फोर्थ पार्ट की, AQ बराबर CP की। यहाँ देखो AQ और CP एक ही पोजीशन पर आ रहे हैं, तो फोर्थ पार्ट में बाई CP/CT लिख सकते हैं। AQ बराबर CP बाई CP/CT, है ना। पहले और दूसरे पोजीशन पर AQ है, पहले और दूसरे पोजीशन पर CP है, तो CP/CT से ही लिख दिया कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। अब आपको फिफ्थ पार्ट में ये सिद्ध करना है कि भाई APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। APCQ ये जो आपको दिख रहा है, उसको मैं रेड कलर से डार्क कर देता हूं। इसको बोल रहा है कि इसको आप एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करके दिखाओ। अब समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध करेंगे, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। कैसे? आपने देखा अभी कि AQ बराबर CP है, ये वाली भुजा इसके बराबर है ना, ये वाली भुजा इसके बराबर है। आपने ये भी देखा कि ये वाली भुजा जो है इसके बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं AQ बराबर CP पार्ट 4 में सिद्ध किया जा चुका है, सिद्ध किया जा चुका है। क्लियर है बात? और इसी प्रकार से आपने जो पहले पार्ट में सिद्ध किया था बाई CP/CT से, AP बराबर CQ, AP बराबर CQ, ये भी सिद्ध किया जा चुका है। तो जब सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं किसी भी चतुर्भुज में, जब ये वाली भुजा अपने सामने वाली भुजा के आमने सामने की ये वाली भुजा भी बराबर है, तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं कि ये एक क्या है, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो ठीक है, तो लिखेंगे सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, अतः बराबर हैं, इसलिए APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है बातें? ठीक है, तो ये प्रूव हो चुका है। इसके 5 पार्ट्स थे टोटल क्वेश्चन नंबर 5 में, तो ये 5 के पांचों पार्ट हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिद्ध किया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अगले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो बात करेंगे हम प्रश्न संख्या 6 की, है ना। ये इंपॉर्टेंट है और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7 करने वाले हैं वो भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसको एक बार ध्यान से पहले समझते हैं, पढ़ते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जो आपको ABCD चतुर्भुज दिख रहा है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज APB, कहां पर है APB, ध्यान देंगे। APB ये वाली की बात कर रहा है कि ये APB जो है ये, और दूसरा CQD ये वाले की बात कर रहा है। ये दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे। आइए देखते हैं कैसे। आइए बात करते हैं कि ये दोनों आपस में सर्वांगसम कैसे होंगे। सबसे पहले आपको 90 अंश का कोण ही दिख रहा होगा कि यहाँ पर 90 है सर और यहाँ पर 90 है। बिल्कुल सही बात है।
एक चीज दिख गई। दूसरी बात आपको ये दिखनी चाहिए कि सर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अपोजिट साइड्स जो होती हैं, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। तीसरी बात कौन सी? आइए तीसरी बात ढूंढते हैं। क्या ये वाले कोण को इस कोण के बराबर कर दूं क्या? एकांतर अंतःकोण, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर, ये तिर्यक रेखा, तो ये कोण इस कोण के बराबर है, एकांतर अंतःकोण। कोई नियम लग रहा है क्या? एंगल एंगल साइड, बिल्कुल जबरदस्त। आ जाओ इसको लिखते हैं, आ जाओ इसको लिखते हैं। लिखेंगे त्रिभुज APB तथा त्रिभुज CQD में, इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही। सबसे पहले हमने देखा AB बराबर CD, AB बराबर CD, पहली बात हो गई। कारण क्या? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आगे आप लिख लेना खुद से, आपस में बराबर होती हैं। यहां मैंने हिंट दे दिया आपको। दूसरी बात हमने देखा कि 90 डिग्री का एंगल जो हमें पहले से दिया है, तो एंगल APB बराबर किसके हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। APB किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा CQD के 90 डिग्री ईच, 90 अंश प्रत्येक। तीसरी बात करेंगे दोस्त। तीसरी बात ये है कि ये वाला एकांतर अंतःकोण इसके बराबर है, तो मतलब कि सबसे पहले हम AB वाला लिख रहे हैं, तो इसको लिखेंगे ABP बराबर CDQ। क्यों? एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, बढ़िया एकदम। तीन की तीन बातें मिल गई, तो लिखेंगे त्रिभुज APB सर्वांगसम हो चुका है किसके? CQD के, त्रिभुज CQD के। क्यों? तो ये इसलिए सर्वांगसम हुआ, कोण भुजा AAS सर्वांगसमता कसौटी के अनुसार। तो ये पहला पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर AP और CQ सेम पोजीशन पर है, तो बाई CPCT हम लिख सकते हैं AP बराबर CQ बाई CPCT। क्लियर है? इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया से ये आराम से हमने क्लियर कर लिया। अब हम बात करेंगे अपने प्रश्न संख्या 7 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको एक बार बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ABCD एक समलंब है। समलंब के बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया, एक बार बता देता हूं। ट्रेपेजियम होता है इसका नाम, समलंब और ट्रेपेजियम दो नाम है इसके। समलंब क्या होता है? इसमें एक पेयर ऑफ साइड, मतलब एक जोड़ा जो है, विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा जो है आपस में समांतर होता है। जैसे ये और ये आपस में समांतर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम बोलते हैं। इसका एक और नियम है, जब दो भुजाएं समांतर हैं, तो इसको और ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, ये तिर्यक रेखा मान लो, तो इसको और इसको जोड़ोगे तो 180 आएगा, और ऐसे ही इसको और इसको जोड़ोगे तो भी 180 आएगा। तो ये बातें आप याद रखेंगे, जिसका यूज हम इस क्वेश्चन में कर रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमें दिया गया है जिसमें AB और CD, ये वाला AB और ये वाला CD आपस में समांतर है। AD बराबर है BC के, AD और BC आपस में बराबर हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें पहले सिद्ध करना है एंगल A बराबर एंगल B, मतलब इधर का ये वाला कोण और इधर का ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। आसान तरीका है, स्टेप्स पे ध्यान देंगे, मैं क्या क्या बातें बता रहा हूँ, तो उसी तरीके से आपको अपने एग्जाम में भी करना है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान देंगे यहाँ पर कैसे स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बात किया कि ये एक समलंब चतुर्भुज है, इसमें हम कुछ रचनाएं करेंगे। रचना क्या है कि C से AD के समांतर एक रेखा खींचा और AB को बढ़ाया, जो बिंदु E पर C को, मतलब इसको बढ़ाया और इसको बढ़ाया, जो एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं? बिंदु E पर। ये CE जो है वो AD के समांतर है, जो AD है और CE आपस में क्या है? समांतर है। ये बातें अब छोटी छोटी हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और इसको हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हमें यह सिद्ध करना है, देखो ध्यान से, दो बातें लिखूंगा। सबसे पहले यह सिद्ध करना है, स्टेप वन ये है कि AD, ध्यान देना, AD C और E, ये जो दिख रहा है ना, ये स्टेप 1 है दोस्त।
ऐसे स्टेप्स अगर आपको याद रहेंगे तो एग्जाम में फटाफट कर पाते हैं आप। स्टेप 1 यही है कि इसको हमें सबसे पहले समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। ADCE को कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। यहां पर सबसे पहले हमें यह दिया हुआ है कि AB समांतर है DC के, कैसे दिया है। दूसरी बात यह है कि AD समांतर है CE के, AD समांतर है CE के रचना से, हमने रचना किया है, रचना से। क्लियर है दोनों बातें? क्या ये इसके समांतर, ये वाला इसके समांतर? तो मैंने आपको बताया था कि जब आप अपोजिट साइड्स को, आमने सामने वाली भुजाओं को आपस में समांतर बता देते हैं तब वो चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज हो जाता है? समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो मैं बोल सकता हूं ADCE, इसलिए ADCE एक समांतर चतुर्भुज है। पहला स्टेप पता चल गया ना, समांतर चतुर्भुज है। क्लियर? पहली बात ये थी। अब मैं ये चीजें हटा दूं जिससे कि आपको हर एक बात यहीं पे समझा सकूं। अब हम बात करेंगे कि जब आपने ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लिया तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं भाई ये भुजा इसके बराबर तो दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ADCE एक समांतर चतुर्भुज है तो ये वाली भुजा इसके बराबर भी होगी। अब ADCE एक समांतर चतुर्भुज है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि AD बराबर हो जाएगा CE के, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजा आपस में बराबर होती हैं। क्लियर है बातें यहां तक? ठीक है, आगे। अब देखो AD बराबर है CE के और हमें यह भी पता है कि AD जो है वो BC के भी बराबर है, AD जो है वो BC के भी बराबर है, ऐसा हमें दिया है। इन दोनों को देखकर बताना जरा कि भाई ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर हैं। मतलब मैं बोल सकता हूं कि BC जो है वो CE के बराबर होगा। क्या? BC जो है वो CE के बराबर हो जाएगा। ये तीनों ही आपस में बराबर हैं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है कि तीनों आपस में बराबर हैं। अब हम बात करते हैं त्रिभुज CBE में। त्रिभुज CBE में क्या? CBE में यही बात लिखेंगे कि BC जो है ना वो CE के बराबर है। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनके सामने के ये जो दोनों कोण हैं एंगल 1 और एंगल 2 ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो BC के सामने एंगल 1 है, इसके सामने एंगल 2 है, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताना, अब इस समांतर चतुर्भुज को आप बस ध्यान में रखो थोड़ी देर के लिए। इस समांतर चतुर्भुज को जिसको हमने स्टार्टिंग में ही सिद्ध किया था, इसको थोड़ी देर ध्यान में रखो और मुझे बताओ इस कोण और इस कोण का योगफल कितना होगा? 180 अंश, है ना। आसन्न कोणों का योगफल समांतर चतुर्भुज में हमेशा 180 अंश होता है। तो हम लिखेंगे यहां पे एंगल A, क्या लिखेंगे? एंगल A प्लस एंगल 1, इसका नाम एंगल 1 रख दिया तो 1 ही रहने दो। एंगल A प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल A का मान यहां से निकाल सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल 1। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, इसका और इसका योगफल 180, तो वहां से एंगल A का मान निकाल लिया मैंने। इसी प्रकार से यहां देखो ये पूरा का पूरा कोण कितना है? ये पूरा का पूरा कोण 180 अंश का है। एंगल B प्लस एंगल 2 बराबर 180 अंश, तो एंगल B बराबर 180 माइनस 2। एंगल 2 की जगह पे मैं 1 भी लिख सकता हूं क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो यहां से 180 माइनस 2 की जगह 1 लिख दिया। इसको बोल दिया समीकरण 1, इसको बोल दिया समीकरण 2। एक बार जरा ध्यान से समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो दायां पक्ष है 180 माइनस 1, 180 माइनस 1, ये दोनों आपस में बराबर है। तो जब दायां पक्ष आपस में बराबर है तो बायां पक्ष एंगल A और एंगल B भी आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? ये दोनों बातें आपस में बराबर हो जाएंगी। एंगल A बराबर एंगल B। तो आपने ये सिद्ध कर लिया एंगल A बराबर एंगल B। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसका सेकंड पार्ट हम सिद्ध करेंगे कि C बराबर D भी होगा। ये भी आसान है। अब A बराबर B याद रखना कि हमने ये सिद्ध कर लिया है कि A बराबर B है। अब बात करते हैं कि C बराबर D कैसे सिद्ध होगा। ध्यान दो, यहां पर C बराबर D सिद्ध करने के लिए, जैसे मैं अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था
कि ये समांतर चतुर्भुज है एक, है ना, और इसमें ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। ए बी समांतर है सी डी के, होता ही है समांतर चतुर्भुज में ऐसा। और यहां पर मैंने मान लिया कि ए डी एक तिर्यक रेखा है, ए डी एक तिर्यक रेखा है। अब ऐसा हो गया अगर, तो इनके एक तरफ के कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। समीकरण संख्या 3 बनाएंगे क्योंकि 1 2 हमने पहले पार्ट में बना लिया था। इसी प्रकार से दोस्त ए बी समांतर है सी डी के, और बी सी को जब आप तिर्यक रेखा लिखेंगे तो इस कोण का योग और इस कोण का योग भी 180 अंश होगा। इसका और इसका योगफल 180 होता है, इसका और इसका योगफल भी आपस में 180 होता है। तो यहां लिखेंगे ए बी समांतर है सी डी के, फिर से वही बात, लेकिन तिर्यक रेखा बदल दो। इस बार पहले ए डी को लिया था तो ये दोनों का योगफल, इन दोनों का योगफल 180 हुआ था। अभी बी सी को लेंगे तो इन दोनों का योगफल 180 अंश के बराबर होगा। तो ए बी समांतर है सी डी के, तो एंगल बी सी एक तिर्यक रेखा है, बी सी एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए बी सी प्लस, अब इसको बी क्यों नहीं लिखा, इसको तो ए लिख दिया था भाई। बी में दो कोण बन रहे हैं, एक इधर और एक इधर, तो इसका पूरा प्रॉपर नाम लिखना पड़ेगा ए बी सी, और इसका बी सी डी, बी सी डी इन दोनों का योगफल जो है ये भी 180 अंश के बराबर होगा। समीकरण 4, 3 और 4 को जरा देखना, इसका जो दायां पक्ष है 180 अंश के बराबर है। तो जब दायां पक्ष आपस में बराबर होता है तो बायां पक्ष भी आपस में बराबर होता है। तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से यहां पे हम क्या बात करेंगे कि जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष आपस में बराबर होगा। एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी के, ठीक है। यहां पर ए और बी आपस में बराबर हैं तो इनको हम काट सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था ना, ए और बी आपस में बराबर हैं, तो ये रहा ए, ये रहा बी, आपस में बराबर हैं। बचा क्या, डी और सी। अभी इसको मैं सी लिख देता हूं क्योंकि सी प्रूव करना है, बीच में सी लिखा है तो इसका मतलब सी ही है। तो यहां से सी बराबर डी आ चुका है। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत वाली बात? सेकंड पार्ट में एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे। तो आई होप कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आसान क्वेश्चन है, इसी का थर्ड और फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। अभी तक जो आपने सिद्ध किया है उसका यूज आएगा यहाँ पे, तो उसको याद रखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है बी ए डी के। एबीसी ये वाला त्रिभुज एबीसी जो है वो किसके सर्वांगसम है, बी ए डी के। तो बी ए डी को भी बना लेते हैं, बी ए तो यही है। इन दोनों त्रिभुज को आपको आपस में सर्वांगसम सिद्ध करना है, और लास्ट वाले पार्ट में AC को BD के बराबर करना है। तो ये AC और ये BD बाई CPCT से बराबर हो जाएगा, CPCT से बराबर हो जाएगा। ये AC है और ये BD है, लेकिन सबसे पहले आपको इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। कैसे करेंगे आइए ध्यान से देखते हैं, इसमें एक एक बातें। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAD में, ABC तथा त्रिभुज BAD में कुछ दिखाई दिया। 3 बातों में से कुछ बातें दिखाई दे रही हैं कि कौन कौन से भुजाओं को लेना है, कौन कौन से कोणों को लेना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं AB दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये ले लीजिए AB बराबर AB उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। क्लियर बात, ठीक है। आगे क्या सर, ये रेड वाले का ये वाला कोण जो है ना, ये वाला एंगल A और जो ग्रीन वाले का एंगल B है ना, ये आपस में बराबर है। हमने सबसे पहले वाले पार्ट में यही सिद्ध किया था। तो ये लिखेंगे एंगल A बराबर एंगल B, एंगल A बराबर एंगल B सिद्ध किया जा चुका है, सिद्ध किया जा चुका है, ठीक है। और अगली बात बताइए, 2 बातें हो गई, तीसरी और लास्ट बात बताइए जल्दी से कि और क्या चीजें बराबर हो सकती हैं। तो ये वाला कोण कर दिया, ये वाली भुजा। अब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हमें स्टार्टिंग में ही दिया है,
कि AD बराबर BC होगा, तो इसको भी लिख लीजिए, AD बराबर हो जाएगा BC के, ऐसा हमें दिया है। ठीक है, तो तीनों चीजें मिल गई। साइड एंगल, साइड लगाएंगे और ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज BAD के कौन से नियम से? तो साइड एंगल साइड नियम से। और बाई CPCT हम फोर्थ पार्ट इसका सिद्ध कर देंगे। ये आपका थर्ड पार्ट था। CPCT से लिख देंगे AC बराबर BD। AC पहले और लास्ट में आ रहा है, BD पहले और लास्ट में आ रहा है, तो CPCT से हम इसको लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। है ना आसान, जबरदस्त है। बस आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के सारे गुणधर्म, है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ रहे होंगे हम। तो कुल मिला के हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 7 के 7 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 6 और ये वाली 7 क्वेश्चन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न संख्या 6 और 7 दोनों आए हुए हैं, तो इन पे बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है कि एग्जाम में आए तो ऐसा ना हो कि पढ़ाया भी गया है बढ़िया से और आप ना करके आ पाए। तो इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है एकदम ज़बरदस्त तरीके से कि ये आ जाए तो होना ही होना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्त तो लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और अपना बेहतरीन कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो एक छोटी और ज़रूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विथ फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स विथ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। इसके साथ ही हम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में सारे कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, जिसमें हम CBSE बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर करते हैं। यहाँ पर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP, MP और राजस्थान बोर्ड, इन सारे बोर्ड्स की क्लासेस दी जाती हैं। और अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं और NCERT बुक्स को फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप यहाँ से ज़बरदस्त पढ़ाई और तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। ये सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाती हैं, मतलब इसके लिए कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है। ज़बरदस्त मेहनत करेंगे और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतरीन स्कोर ले आएंगे। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखेंगे। मैथ्स की प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच।